हाईकोर्ट से सचिन पायलट को राहत के बाद राजस्थान का सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग पर सीधे अब अशोक गहलोत सरकार सीधे राज्यपाल से टकराव की मुद्रा में दिख रही है। पहले सीएम गहलोत के समर्थक विधायकों ने राजभवन में ही धरना दिया और अब इसके बाद राज्यपाल ने गहलोत की विधानसभा सत्र की मांग पर 6 सवाल पूछ लिए। इन्हीं सवालों का जवाब देने की तैयारी के लिए गहलोत सरकार ने कैबिनेट बैठक की। राजस्थान के सियासी रण में बाजी मारने के लिए सीएम गहलोत लगातार मंथन कर रहे हैं। कल देर रात तक गहलोत सरकार की बैठक होती रही। रात 9:30 बजे शुरू हुई ये बैठक देर रात करीब 1 बजे खत्म हुई। बताया गया कि इस बैठक में सीएम गहलोत ने विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग पर राज्यपाल की तरफ से पूछे गए सवालों पर चर्चा की। बैठक के बाद राज्यपाल के सवालों का जवाब तैयार किया गया, जिसे आज राजभवन में भेजा जाएगा। इससे पहले राज्यपाल कलराज मिश्र ने सीएम गहलोत को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उन्होंने सीएम अशोक गहलोत से कुछ सवाल किए, जिसमें उन्होंने कहा था कि राजस्थान की जनता अगर राजभवन में को घेर लेगी तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं होगी। राज्यपाल ने अपनी चिट्ठी में गहलोत के बयान का जिक्र करते हुए सवाल किया कि क्या राजस्थान का गृह मंत्रालय राज्यपाल की रक्षा भी नहीं कर सकता। राज्यपाल कलराज मिश्र ने गहलोत के बयान को दबाव की राजनीति करार दिया। इतना ही नहीं, राज्यपाल कलराज मिश्र ने सीएम गहलोत की विधानसभा सत्र बुलाने की मांग पर आपत्ति दर्ज करते हुए उनसे 6 बिंदुओं पर जवाब मांगा। राज्यपाल ने पूछा कि कैबिनेट नोट में विधानसभा सत्र की तारीख का जिक्र नहीं किया गया, इतनी जल्दी सत्र बुलाने की वजह नहीं बताई गई, जबकि सत्र बुलाने के लिए 21 दिन का नोटिस देना होता है। राज्यपाल ने यह भी कहा कि सभी विधायकों को कहीं भी आने जाने की आजादी सुनिश्चित नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने तेजी से फैलते कोरोना के बीच सत्र चलाने की बात का भी उठाया और कहा कि इस तरह से जो राजस्थान की सियासत है उसको सत्र बुलाने के मामले पर गहलोत सरकार और राज्यपाल में अब ठन गई है। इससे पहले राजस्थान में विधानसभा का सत्र बुलाने के मामले पर गहलोत सरकार और राज्यपाल में ठन गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से राज्यपाल से विधानसभा सत्र बुलाने पर चर्चा हुई, जिसके बाद गहलोत समर्थक विधायक राजभवन के लॉन में धरने पर बैठ गए। गहलोत और उनके समर्थक विधायकों ने आरोप लगाया कि राज्यपाल कलराज मिश्र किसी दबाव की वजह से विधानसभा सत्र बुलाने में आनाकानी कर रहे हैं और यही वजह रही कि कांग्रेस विधायकों ने राजभवन में अनिश्चितकालीन धरना देना शुरू कर दिया। अभी विधायकों की आवाज आ रही थी, ये मेरे पीछे दीवार के पीछे विधायक हैं और नारे लगा रहे थे। जैसे ही नारे बढ़े उसके बाद में आप देखिए कि सुरक्षा बढ़ा दी गई है। धरने के दौरान विधायकों ने गहलोत के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। इस बीच गहलोत राज्यपाल से मिलने अंदर चले गए, जिसके बाद कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल से सही फैसला करने की मांग करते हुए नारे लगाए। मुलाकात खत्म होने के बाद राज्यपाल भी मुख्यमंत्री के साथ बाहर आए और उन्होंने धरने पर बैठे विधायकों को समझाने की कोशिश की। हालांकि गहलोत की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि वो धरना तभी खत्म करेंगे जब राज्यपाल अपना फैसला सुनाएंगे। इस मुलाकात से पहले भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तीखे तेवर दिखाए। हो सकता है कि पूरी प्रदेश की जनता अगर राजभवन को घेरने के लिए आ गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। जिसके बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री की भाषा पर सवाल उठा दिया और आरोप लगाया कि वो राज्यपाल पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो शब्द इस्तेमाल किए वो किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री या गृह मंत्री नहीं कर सकता। क्या वो फोर्स कर सकते हैं राज्यपाल महोदय को? रिलायंस के नए शॉपिंग ऐप जियो मार्ट ने केवल 2 महीने में ही कई बड़े पायदान पार कर लिए हैं। कंपनी ने दावा किया है कि लॉन्चिंग के केवल 2 महीने में जियो मार्ट के मोबाइल ऐप को 10 लाख बार डाउनलोड किया गया और मोबाइल ऐप की रैंकिंग करने वाली कंपनी ऐप एनी के मुताबिक शॉपिंग से जुड़े ऐप को जियो मार्ट गूगल प्ले और तीसरे नंबर पर और एप्पल स्टोर पर दूसरे नंबर पर पहुंच गई। जियो मार्ट के जरिए हर दिन करीब 2.5 लाख ऑर्डर बुक किए जा रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा ऑर्डर खाने पीने के सामान से जुड़े हैं। रिलायंस का दावा है कि बाजार में मौजूद बाकी कंपनियों के मुताबिक जियो मार्ट पर हर सामान करीब 5% सस्ता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 तक जियो मार्ट के पास भारत की सबसे बड़ी जो ताकत है वो बनकर उभरेगी और जियो मार्ट ने सफलता हासिल की है।
महाराष्ट्र के नासिक में कुएं में गिरे एक तेंदुए को वन विभाग की टीम ने बचा लिया। बताया गया कि यह तेंदुआ एक गांव में घुस आया था, लेकिन रात के अंधेरे में एक कुएं में जा गिरा, जिसके बाद सुबह जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम ने रस्सियों से बंधा एक पिंजरा कुएं में उतारा, जिसे देखकर पानी में डूबता तेंदुआ भी फुर्ती से उसमें घुस गया। जैसे ही तेंदुआ पिंजरे में दाखिल हुआ, उसका दरवाजा बंद हो गया और पिंजरे को ऊपर खींच लिया गया। तेंदुए को बचा तो लिया गया, लेकिन पिंजरे के अंदर वो बेहद खूंखार नजर आया। वो लगातार गुर्राता हुआ दिखा। तेंदुआ पिंजरे के अंदर ही आक्रामक हो गया और वीडियो बनाने वाले की तरफ झपट पड़ा। बढ़ा चढ़ाकर बिजली बिल भेजने का आरोप लगाकर बीजेपी ने कोलकाता में प्राइवेट बिजली कंपनी CESC यानी कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को धत्ता बताते दिखे। ऐसा ही एक प्रदर्शन बालीगंज इलाके में हुआ, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं के हाथों में पोस्टर और झंडों के साथ ही चेहरों पर मास्क तो दिखे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता कोई नजर नहीं आया। लगातार एक तरफ से राज्य सरकार ये कह रही है कि लोगों को कोरोना से बचने के लिए दूरी बनाए रखनी है, और तस्वीर ये नजर आ रही है। प्रदर्शन में कई कारोबारी भी शामिल हुए, जिन्होंने आरोप लगाया कि लॉकडाउन में दुकान बंद होने के बावजूद उन्हें पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ा हुआ बिल मिला। जहाँ 2000 रुपया बिल आता था, वहाँ 8540 आया हुआ है बिल। प्रदर्शनकारियों ने ममता सरकार पर बिजली कंपनी से मिलीभगत का आरोप लगाया और जोश में कई कार्यकर्ताओं ने बिजली कंपनी और सरकार को कोसने के साथ ही जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। इससे उत्साहित बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष ने बिजली कंपनी पर एक मंदिर का भी बिल बढ़ा चढ़ाकर भेजने का आरोप जड़ दिया। एक मंदिर में 2 बल्ब जलता है, उसमें बिल आया है 1 लाख। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पापड़ वाले एक वीडियो की वजह से विपक्ष के निशाने पर आ गए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक पापड़ का प्रचार करते हुए दावा किया कि उसे खाने से कोरोना से लड़ने में मदद मिलेगी, जिसके बाद कांग्रेस ने पीएम समेत सरकार पर तंज कसा। कोरोना वायरस की लड़ाई में ये पापड़ मददगार साबित होगा। प्रधानमंत्री नौजवानों से पकौड़े बिकवाना चाहते हैं, ये नए केंद्रीय मंत्री पापड़ बिकवाना चाहते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शास्त्री पार्क इलाके में बन रहे पुल का मुआयना किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना की वजह से इस पुल के बनने में देरी हुई। ये पुल अगले करीब 1.5 महीने में शुरू हो जाएगा। अगस्त में इसकी कंप्लीशन थी, लेकिन अब 1.5 महीने कोविड की वजह से थोड़ा डिले हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि फिर इस सड़क पे आने जाने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने देश में सितंबर-अक्टूबर तक खेल प्रतियोगिताएं शुरू होने की उम्मीद जताई। कोरोना की वजह से देश में मार्च से ही खेलों का आयोजन रुका हुआ है। Hopeful by September and October we will definitely have some demonstrative sporting events in India. दिल्ली में लोहार समुदाय की तरफ से जवानों के लिए 5000 राखियां बनाई गईं, जिन्हें अब लद्दाख में चीन सीमा के पास गलवान में तैनात जवानों के लिए भेजा जाएगा। सेवा भारती नाम की संस्था ने लॉकडाउन में इन लोगों की आर्थिक मदद करने और जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए ये पहल की। भारत तिब्बत बॉर्डर पर जो चीनी सैनिक जो घुस आए हैं, तो उसका मुकाबला करने के लिए जो अपने सैनिक वहां खड़े हैं, उन सैनिकों की कलाई पर ये बनेगी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल की कार्रवाई से बौखलाए आतंकी संगठनों ने अब अपनी रणनीति बदल दी। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक अब जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने के लिए आतंकी संगठन महिलाओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में। आतंकी संगठनों की नजर उन महिलाओं पर है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ताकि उनको लालच देकर आसानी से अपने साथ जोड़ा जा सके। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आतंकी संगठनों की मदद करने वाले या उनसे जुड़े ज्यादातर लोगों की पहचान सुरक्षा एजेंसियां कर चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों को मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी ज्यादा सावधानी से करने को कहा गया है। सलाह दी गई है कि फर्जी पते पर जारी हुए सिम कार्ड का इस्तेमाल हो और ऐसी सिम नहीं होने पर मोबाइल फोन बंद रखा जाए। पाकिस्तान की शह पर आतंकी संगठनों की लगातार बैठक हो रही है और इस बैठक में इस तरीके के निर्णय लिए जा रहे हैं जिसमें वो लगातार अपनी रणनीति बदल रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। श्रीनगर के बाहरी इलाके में सुरक्षा बल की आतंकियों से मुठभेड़ शुरू हो गई है। खबर है कि इलाके में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद खुद को घिरता देख आतंकियों ने सुरक्षा बल पर फायरिंग शुरू कर दी। इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ के एक जवान के घायल होने की भी खबर है। संदीप बोल हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। संदीप, अभी की ताजा अपडेट।
देखिए अभी भी जो है एनकाउंटर जारी है और इस वक्त कोशिश ये की जा रही है कि एनकाउंटर साइट में किसी भी सिविलियन को यानी कि कितनी भी जो वहाँ पे जो लोग हैं स्थानीय निवासी उनको ना जाने दिया जाए, क्योंकि उनकी वजह से एनकाउंटर में जो है दिक्कतें होती हैं और यही वजह है कि अभी सबको जो है रोका गया है, पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया है। ऑपरेशन अभी जारी है क्योंकि बताया जा रहा है कि एक सीआरपीएफ के जो जवान है उसको गोली लगी है और वो जो है इस वक्त घायल है। लेकिन ये एक बड़ा कह सकते हैं कि एनकाउंटर हो सकता है क्योंकि ये आउटस्कर्ट्स यानी कि बाहरी इलाके श्रीनगर के वहाँ पे इस एनकाउंटर को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि ये नहीं पता है कि कितने आतंकी वहाँ पे मौजूद है इस वक्त और किस तंजीम से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन फिलहाल अभी एनकाउंटर जारी है और जब तक एनकाउंटर पूरा नहीं हो जाता तब तक किसी भी तरीके की आधिकारिक जानकारी जो है सुरक्षा बलों की तरफ से अभी साझा नहीं की जा रही है। हरियाणा के सोना में रेलवे के पश्चिमी माल ढुलाई गलियारे की सबसे बड़ी सुरंग की आखिरी रुकावट भी दूर हुई। पिछले 1 साल से बनाई जा रही इस सुरंग का काम पूरा करने के लिए अरावली की पहाड़ियों में आखिरी बार धमाका किया गया, जिसके लिए सुरंग को गेंदे के फूलों से सजाया गया। इसके बाद 1 किलोमीटर लंबी सुरंग की आखिरी चट्टान पर बारूद लगाकर उसमें धमाका किया गया। इस धमाके से सुरंग के दोनों छोर एक दूसरे से मिल गए, जिसके बाद इस परियोजना पर पिछले 1 साल से काम कर रहे मजदूरों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रेलवे के माल ढुलाई गलियारे के तहत अरावली की पहाड़ियों में किया गया ये आखिरी धमाका था, जो इसलिए भी यादगार बन गया क्योंकि इस पर पिछले 1 साल से काम चल रहा था। कोशिश ये है डीएफसीसी की कि वो जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को पूरा करे ताकि मालगाड़ी का ट्रैफिक यहाँ पर शिफ्ट हो सके। रेलवे के पश्चिमी माल ढुलाई गलियारे का काम 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये गलियारा 1506 किलोमीटर लंबा होगा, जो उत्तर प्रदेश के दादरी को मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से जोड़ेगा। ये गलियारा पूरी तरह से माल ढुलाई के लिए इस्तेमाल होगा, मतलब इस रेल लाइन पर केवल मालगाड़ियां ही दौड़ेंगी। कहा जा रहा है इस गलियारे से माल ढुलाई की रफ्तार बढ़ने के साथ यात्री ट्रेनों के रूट पर भी दबाव कम हो सकेगा। रेलवे अभी 2 गलियारों पर काम कर रहा है, जिनमें पूर्वी माल ढुलाई गलियारा भी है, जो 1856 किलोमीटर लंबा होगा और कोलकाता के पास दानकुनी से पंजाब के लुधियाना को रेल की पटरियों से जोड़ने का काम करेगा। मुक्केबाज मैरी कॉम टोक्यो ओलंपिक्स की तैयारियों में जुट गई। कोरोना संकट के बीच मुक्केबाज मैरी कॉम टोक्यो ओलंपिक्स की तैयारी में जुट गई। मैरी कॉम ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो अभ्यास करती नजर आई। I train at home. I am focused on preparing for the Tokyo Olympic 2021. सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद एनकाउंटर मामले की जांच के लिए बने आयोग का कार्यकाल 6 महीने और बढ़ा दिया। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बने आयोग ने कोरोना की वजह से जांच में आई दिक्कत का हवाला दिया और कार्यकाल बढ़ाने की मांग की थी। 6 दिसंबर को तेलंगाना पुलिस ने एक महिला डॉक्टर के गैंगरेप और हत्या के 4 आरोपियों को मुठभेड़ में मार गिराया था। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कोरोना से ठीक हुए लोगों से प्लाज्मा दान करने की अपील की। साथ ही मुख्यमंत्री ने कोरोना से निपटने के लिए राज्य में पूरी तैयारी होने का दावा किया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कोरोना मरीजों के लिए 30,000 बिस्तर और तैयार किए गए हैं। पॉजिटिव से और स्वस्थ हुए हैं उनको आह्वान किया गया, अपील की गई है कि प्लाज्मा जो है वो प्लाज्मा बैंक में डोनेट करें। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या के मामले में थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। साथ ही कुछ पुलिस वालों के तबादले कर दिए गए। हाल ही में विक्रम जोशी ने अपनी एक रिश्तेदार से हुई छेड़छाड़ की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई थी और उसी बात से नाराज कुछ लोगों ने उनकी हत्या कर दी थी। जनपद में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के दृष्टिगत थानाध्यक्ष विजयनगर को निलंबित कर दिया गया है। यूपी के गोंडा में कारोबारी के बच्चे को बरामद कर लिया गया है। एसटीएफ और पुलिस की अपहरण करने वालों से मुठभेड़ हुई, जिसके बाद बच्चे को बरामद कर लिया गया। इस मुठभेड़ में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, कल बच्चे को अगवा किया गया था, जिसके बाद उसे बरामद कर लिया गया है। मुठभेड़ के दौरान मुठभेड़ की टीम में सभी वरिष्ठ अधिकारी के साथ साथ स्थानीय पुलिस और एसटीएफ की टीम थी। मुठभेड़ में अपहृत बच्चे नमो को सकुशल बरामद किया गया।
तथा पुलिस कार्रवाई में 2 बदमाश उमेश यादव एवं दीपू कश्यप घायल हुए। अमेरिका के शिकागो में सड़क पर अंधाधुंध फायरिंग में 15 लोग घायल हो गए। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, जिसमें कुछ लोग फुटपाथ पर खड़े नजर आए और उनके साथ उनके बच्चे भी दिखे। लेकिन जैसे ही गोलियां चलनी शुरू हुई, सड़क पर भगदड़ मच गई। लोग जान बचाकर दौड़ने लगे। फायरिंग की वजह से सड़क पर चलती कुछ गाड़ियां भी बीच में ही रुक गई। बताया गया कि कुछ हमलावरों ने चलती गाड़ी से एक अंतिम संस्कार में शामिल हुए लोगों पर फायरिंग की और जवाब में अंतिम संस्कार में पहुंचे लोगों ने भी गोलियां चलाई। पुलिस ने बताया कि यह फायरिंग गैंग वॉर की वजह से हुई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सीएम अशोक गहलोत के राजभवन घेरने के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक सीएम को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। उन्होंने राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि अगर कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ जाएगी तो हालात संभालने के लिए सीआरपीएफ की तैनाती करनी होगी। राज्यपाल महोदय को तो शपथ याद दिला रहे हैं कि उन्होंने संविधान की शपथ ली है, लेकिन आप धमकी दे रहे हो राज्यपाल को। आपने भी तो संविधान की शपथ ली है कि मैं संविधान के अनुसार आचरण करूंगा, तो ये संविधान के अनुसार आचरण है। धमकी देना राज्यपाल को और जनता घेर लेगी राजभवन को, तो हमारे नेता प्रतिपक्ष जो हैं गुलाब जी कटारिया साहब ने ठीक कहा, फिर तो सीआरपीएफ लगानी पड़ेगी। लॉ एंड ऑर्डर इतना बिगड़ जाएगा। मुख्यमंत्री खुद ही कह रहे हैं कि राजभवन को जनता घेर लेगी। राजभवन को जनता घेर लेगी, ये अपना आप में ही धमकीपूर्ण बयान है जो मुख्यमंत्री जी की कुर्सी पर जो बैठा है कोई आदमी, उसको नहीं देना चाहिए। राहुल गांधी ने राजस्थान के सियासी उठापटक के बीच ट्वीट करके बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि देश में संविधान और कानून का शासन है, सरकारें जनता के बहुमत से बनती और चलती हैं। राजस्थान सरकार गिराने का भाजपाई षड्यंत्र साफ है। ये राजस्थान के 8 करोड़ लोगों का अपमान है। राज्यपाल महोदय को विधानसभा सत्र बुलाना चाहिए ताकि सच्चाई देश के सामने आए। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर शिलान्यास के लिए वाराणसी से मिट्टी और झारखंड के जमशेदपुर से जल भेजने की तैयारी की जा रही है। राम मंदिर शिलान्यास के लिए इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे, जिसके लिए वाराणसी से गंगा नदी की मिट्टी को अयोध्या भेजने की तैयारी तेज कर दी गई। मिट्टी भेजने से पहले कुछ पुजारियों ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा भी की। कुछ ऐसी ही तस्वीरें झारखंड के जमशेदपुर से भी सामने आई। विश्व हिंदू परिषद के कुछ कार्यकर्ता एक संगम पर मटके में जल भरते दिखाई दिए और पूरे विधि विधान से जल भरने के बाद ये लोग अयोध्या के लिए रवाना हो गए। विश्व हिंदू परिषद के इन कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर के जल्द से जल्द बनकर तैयार होने की उम्मीद जताई। भूमि पूजन में ये जल्द से मां भारती का अलंकार किया जाएगा, इसका पूजन किया जाएगा। दिल्ली में भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मंदिरों से मिट्टी इकट्ठा की और अलग अलग कलश में भरकर अयोध्या भेजी। भूमि पूजन से पहले विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर बनाने के लिए देश भर से चंदा इकट्ठा करने का भी ऐलान किया और इससे पहले दिल्ली के कालकाजी मंदिर, कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर, झंडेवालान मंदिर समेत कई अलग मंदिरों की मिट्टी इकट्ठा की और उसे पीतल के कलश में भरकर अयोध्या में होने वाले भूमि पूजन के लिए भेज दिया। 10 करोड़ परिवारों से इसके लिए धन मांगेंगे और सबके सम्मिलित आर्थिक सहयोग से ये मंदिर बने। एमपी में सड़क हादसे में एक आदमी की जान बाल बाल बच गई। एमपी के टीकमगढ़ में एक मोटरसाइकिल सवार की एक ट्रैक्टर से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में उसकी जान बाल बाल बच गई। दिल्ली में कोरोना मरीजों के बढ़ने का सिलसिला जारी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1025 नए मामले सामने आए। यूपी के मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरा भागने में कामयाब रहा। एमपी के बुरहानपुर में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की। छत्तीसगढ़ के जशपुर में करंट लगने से एक हाथी की मौत हो गई। पिछले 2 महीने में 8 हाथियों की मौत हो चुकी है। बिहार के समस्तीपुर में आइसोलेशन वार्ड बनाने के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया।
मुंबई में कोरोना का केंद्र बनी धारावी में देश का पहला प्लाज्मा डोनेशन कैंप लगा, जिसमें प्लाज्मा दान करने वालों की जांच शुरू हो गई। मुंबई के नगर निगम बीएमसी यानी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्लाज्मा डोनेशन कैंप लगाने की पहल की। इसके साथ ही एक जगह पर सबसे ज्यादा कोरोना मरीज वाली धारावी मिसाल बनकर उभरी। और कोरोना से बचाव के कपड़े पहने डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों ने धारावी की एक नई तस्वीर दुनिया को दिखाई। इस समय खुद हम मुंबई के धारावी इलाके में मौजूद हैं और जो लोग इस इलाके में जो ठीक हो रहे हैं उनके लिए बाकायदा अब यहाँ पर प्लाज्मा डोनेशन कैंप लगाया गया। और इस कैंप में कोरोना से ठीक हो चुके वो लोग खुद ही अपने खून का नमूना देने पहुंचे जो प्लाज्मा दान करना चाहते थे। आज स्क्रीनिंग हुआ है, थोड़े दिन बाद मुझे पता चलेगा एंटीबॉडीज के बारे में मेरे बॉडी में डेवलप हुए क्या। दानदाताओं के उत्साह को देखते हुए बीएमसी के अस्पतालों के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी उनकी सेहत की जांच के लिए पूरी तरह तैयार नजर आए। 4 सैंपल लेते हैं, उनका टेस्टिंग होता है और उसके बाद वो हम उन्हें बुलाते हैं कॉल करके जब आ सकते हैं प्लाज्मा डोनेशन के लिए। डॉक्टरों ने यह भी दावा किया कि प्लाज्मा दान करने से कोरोना से ठीक हो चुके लोगों को कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि धारावी में करीब 2500 कोरोना के मरीज मिले जिनमें ज्यादातर ठीक हो चुके हैं। इसलिए बीएमसी ने धारावी में ही प्लाज्मा डोनेशन कैंप लगाने का फैसला किया। इस कैंप में सबसे पहले कोरोना से ठीक हो चुके पुलिस वाले प्लाज्मा दान करेंगे। इसके बाद कोरोना से ठीक हो चुके मुंबई के आम लोगों को भी प्लाज्मा दान करने का मौका मिलेगा। डॉक्टरों ने बताया कि कोरोना से ठीक हो चुके लोग 28 दिन बाद प्लाज्मा दान कर सकते हैं और खून में मौजूद प्लाज्मा में ही एंटीबॉडी होती जो मरीज की बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ा देती। दरअसल एंटीबॉडी खून में खास तरह के प्रोटीन होते हैं जिनमें बीमारी वाले वायरस को पहचानने की क्षमता होती है। नई दिल्ली के लोधी स्टेट इलाके में बीती रात सीआरपीएफ के एक सब इंस्पेक्टर और एक इंस्पेक्टर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बताया गया कि सब इंस्पेक्टर ने पहले अपने साथी इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर बाद में खुद को भी गोली मार ली। पूरी घटना सरकारी कोठी नंबर 61 की है। आसपास के लोगों ने गोलियां चलने की आवाज भी सुनी। बताया गया कि दोनों के बीच काफी दिनों से रंजिश चल रही थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने एक बार फिर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम टूटे और इस बार ऐसा शास्त्री पार्क में हुआ, जहां बन रहे फ्लाईओवर के कामकाज को देखने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे थे। और जैसे ही मुख्यमंत्री केजरीवाल का काफिला शास्त्री पार्क पहुंचा, कुछ अधिकारी उनकी गाड़ी की तरफ दौड़ते दिखे। मुख्यमंत्री के गाड़ी से उतरते ही नेताओं और अधिकारियों ने उन्हें घेर लिया और इस दौरान ये लोग उनके इतने करीब पहुंच गए जिससे सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तार-तार होते दिखे। केजरीवाल के साथ मौजूद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन तो एक जगह चेहरे से मास्क हटाकर बात करते नजर आए। हालांकि शास्त्री पार्क फ्लाईओवर के काम की रफ्तार को देखकर मुख्यमंत्री संतुष्ट नजर आए। कोविड की वजह से थोड़ा डिले हो गया, नहीं तो अभी तक बन गया होता। सीएम केजरीवाल ने दावा किया कि 1.5 महीने में शास्त्री पार्क के साथ ही सीलमपुर का फ्लाईओवर भी बनकर तैयार हो जाएगा। शास्त्री पार्क के बाद मुख्यमंत्री का काफिला सीलमपुर फ्लाईओवर का काम देखने के लिए रवाना हो गया। गहलोत सरकार के मंत्री रघु शर्मा ने दावा किया कि उनके साथ 102 विधायकों का समर्थन है। उन्होंने ये दावा भी किया कि आज तक सत्र बुलाने के लिए कभी भी राज्यपाल को एजेंडा नहीं दिया गया। रघु शर्मा जी, राज्यपाल की ओर से कहा गया है कि आपने कोई एजेंडा नहीं दिया और आप सत्र बुलाने कभी एजेंडा देते ही नहीं है। एक लाइन का प्रस्ताव आता है मंत्रिमंडल का। आज तक की राजस्थान के लोकतांत्रिक इतिहास की आप जानकारी ले लीजिए। एक लाइन का प्रस्ताव आता है कि विधानसभा का सत्र आउट करना है। लेकिन ये इमरजेंसी सत्र बुला रहे हैं ना। नहीं, इमरजेंसी नहीं है भाई। आप बताइए मानसून सत्र होता है कि नहीं होता हमारा? 6 महीने के अंदर आवश्यक रूप से हमें सत्र बुलाना ही पड़ता है। आज कोरोना के चलते हुए पूरे राजस्थान में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, आर्थिक स्थिति जिस तरह से बिगड़ी हुई है, और भी मुद्दे हैं, उन पर चर्चा करने के लिए अगर सरकार ये कहे कि हम सदन की बैठक बुलाना चाहते हैं, किसी को क्या एतराज है भाई? और आप ये सोचते हो अगर अल्पमत में हम होते तो हम सत्र बुलाने की बात करते क्या? आज परेड करा दी राज्यपाल महोदय के सामने सारे विधायकों की। हम बहुमत में हैं। कितने विधायक थे? 102 विधायक। 102 की परेड कराई आपने? हाँ, हम बहुमत में हैं और हमारा बहुमत रहेगा। दुनिया की कोई ताकत हमारे बहुमत को नहीं तोड़ सकती। हमारे विधायक बिकाऊ नहीं है। ये महाराणा प्रताप की धरती है, वीरों की धरती है। अपनी ये इमेज लेके अपने विधानसभा क्षेत्र में कोई नहीं जाएगा कि 35 करोड़ में बिका हुआ है, ये 30 करोड़ में बिका हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया, भय का वातावरण पैदा करने के लिए ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को छापामारी जिस तरह कर रही है, ये सब चीज़ें लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने के हथियार के रूप में आज काम में ली जा रही है। और यहाँ ये कामयाब नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। मिस्र की तंता सिटी में
26 साल के एक इंजीनियर ने एक ऐसा रोबोट बनाया जो लोगों का कोरोना टेस्ट कर सकता है। दावा है कि ये रोबोट स्वास्थ्य कर्मियों पर काम का बोझ तो कम करेगा ही, साथ ही उनको कोरोना की चपेट में आने से भी बचाएगा। राजधानी काहिरा में तो इस रोबोट का इस्तेमाल भी शुरू हो चुका है। और सामने आई तस्वीरों में ये रोबोट लोगों के मुंह से सैंपल लेता हुआ भी नजर आया। कोरोना टेस्ट करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को लोगों के करीब जाकर उनके गले और नाक से सैंपल लेना होता है और इससे उनके ही इस बीमारी के चपेट में आने का खतरा रहता है। लेकिन इस रोबोट के आने के बाद उन्हें कोरोना टेस्ट करने के लिए किसी संदिग्ध के पास नहीं जाना पड़ेगा और सैंपल लेने का काम ये रोबोट ही कर देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस रोबोट में शरीर का तापमान मापने के लिए सेंसर भी लगे हैं, जिससे ये भी बता सकता है कि किसी को बुखार है या नहीं। मरीज की सेहत की जानकारी रोबोट पर लगी स्क्रीन पर भी नजर आई। ऐसे में मॉल, एयरपोर्ट और दूसरी जगहों पर ये कम वक्त में ज्यादा लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग कर सकता है। पहियों पर चलने वाला ये रोबोट ये भी पता लगा सकता है कि किसी शख्स ने मास्क पहना है या नहीं। मशहूर डांसर अमला शंकर का निधन हो गया। मशहूर डांसर अमला शंकर का 101 साल की उम्र में कोलकाता में निधन हो गया। वो कई फिल्मों में भी किरदार निभा चुकी हैं। अमला शंकर मशहूर सितार वादक पंडित रविशंकर की भाभी थी। सोनू सूद की मदद से किर्गिस्तान में फंसे यूपी और बिहार के कई छात्र अपने गांव लौट आए। ये छात्र वहां रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो वहीं फंस गए। सोनू सूद ने इन छात्रों के लिए एक विमान का इंतजाम किया, जिसके जरिए ये वाराणसी लाए गए। देश लौटने पर इन छात्रों ने खुशी जताई और सोनू सूद का शुक्रिया अदा किया। सर, सोनू सूद सर ने हमको यहाँ पे बुलाया सर। किर्गिस्तान से सर 3 महीने से हम लोग फंसे हुए थे, उन्होंने वहाँ से हमें इवैक्यूएट किया। चुनाव आयोग ने देश के अलग अलग राज्यों में विधानसभा और लोकसभा की 57 सीटों पर उपचुनाव करवाने का फैसला लिया। चुनाव आयोग की एक बैठक हुई जिसमें यह तय किया गया। हालांकि अभी चुनाव कार्यक्रम बाद में जारी किया जाएगा। इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव पर कोई चर्चा नहीं हुई। दिल्ली नगर निगम के अस्पतालों के कर्मचारियों को वेतन न मिलने का मुद्दा उठाते हुए आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला, जिसके बाद नगर निगम ने दिल्ली सरकार पर पलटवार करते हुए उनका बकाया चुकाने की मांग की। एक फूटी कौड़ी भी स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन के लिए इस महामारी के दौर में भाजपा ने नहीं दी। 1108 करोड़ रुपया हमारे को दिल्ली सरकार से बकाया है, और वो भी कानून के प्रावधान के तहत बकाया है, तो पैसा हम किससे मांगेंगे? सारे सियासी घमासान के बीच बीजेपी ने एसओजी के एडीजी अनिल पालीवाल पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि उनकी पत्नी और उनके परिवार का कारोबारी संबंध सीएम अशोक गहलोत के परिवार से है। एसओजी को जो हेड कर रहे थे अनिल पालीवाल, जो कि एक आईपीएस अधिकारी हैं, उनकी धर्मपत्नी और उनके परिवार का व्यापारिक कनेक्शन अशोक गहलोत जी के परिवार के साथ है। जिस फेयरमाउंट होटल में कांग्रेस के विधायक रखे गए थे, उसकी प्रमोटर अनिल पालीवाल जी की धर्मपत्नी है, और आरके शर्मा, जो वैभव गहलोत, अशोक गहलोत जी के सुपुत्र, वो भी इस होटल से जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से एक पूरा का पूरा कुचक्र, राजनीतिक कुचक्र, एक भ्रष्टाचार का कुचक्र आज सामने नजर आ रहा है। कानपुर में अगवा किए गए एक युवक की हत्या के बाद पूरे यूपी में हंगामा शुरू हो गया। एक लैब में कर्मचारी संजीत यादव का अपहरण पिछले महीने की 22 तारीख को हुआ था और तभी से पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। लेकिन गुरुवार की रात संजीत के परिवार को थाने में बुलाकर यह बताया गया कि संजीत की मौत हो चुकी है। खबर मिलते ही परिवार पर जैसे कोई बिजली टूट पड़ी। मां तो रोते रोते बेहोश ही हो गई। परिवार का हर शख्स बेसुध दिखने लगा। आरोप यह है कि पुलिस के ही कहने पर परिवार ने अपहरणकर्ताओं को फिरौती के 30 लाख रुपए भी दिए थे, लेकिन फिर भी संजीत को बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने मेरे साथ बहुत धोखेबाजी की, बहुत किया। अगर शुरुआत से एक्शन में होती तो किडनैपर को पकड़ लेती। पुलिस का दावा है कि अपहरण के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनसे पूछताछ में ये पता चला कि संजीत की मौत हो चुकी है। उनके द्वारा ये कबूला गया है संजीत को 26 या 27 जून को ही इन्होंने मर्डर किया है। पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया और दिन भर संजीत के घर के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा रही। लोग पुलिस और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। दूसरी तरफ पुलिस की टीमें कानपुर की पांडु नदी में संजीत के शव की तलाश में लगी रही, लेकिन संजीत का शव बरामद नहीं हो पाया। इस बीच फिरौती के लिए पैसों पर विवाद शुरू हो गया। एक वीडियो सामने आया जिसमें संजीत के पिता ये कहते हुए दिखे कि उन्होंने आरोपियों को नकली नोटों से भरा बैग दिया था। यानी फिरौती की जो रकम दी गई थी वो नकली नोटों में थी। ये वीडियो किसी पुलिस अधिकारी के कमरे का बताया जा रहा है, लेकिन वीडियो में अधिकारी की केवल आवाज सुनाई दी। वीडियो में सामने बैठे दिख रहे संजीत के पिता चमन सिंह यादव ने साफ कहा कि आरोपियों को नकली नोट दिए गए थे। नकली गड्डी है,
9 दिन 10 गड्डियाँ लेके आए। कहाँ से? ये कहीं बच्चों वाली नहीं जो आती है। लेकिन नकली नोटों की बात संजीत की मां सुनने को तैयार नहीं है। संजीत की मां तो नकली नोटों के सवाल पर ही भड़क गईं। नकली नोट दिए गए प्रयोगकर्ताओं को? नोट नहीं दिए, नहीं दिए, नहीं दिए, गोली लगा दो, नहीं दिए हैं हमने। ये नोट कहाँ से, पैसा कहाँ से आया? पुलिस कह रही कि 30 लाख रुपए आपके वास्ते नहीं। पुलिस को बुलाओ। वो तो कह रही बेटा भी नहीं था, तो बेटा मेरा कहाँ गया? पुलिस ने मारा क्या? हालांकि पुलिस ने साफ किया कि उनकी जांच के मुताबिक अपहरणकर्ताओं को फिरौती का पैसा नहीं दिया गया। पैसे के बारे में जो कंफ्यूजन है, अभी तक की जो जांच है, जो पुलिस पार्टी ने ऑपरेशन किया था उनके बयानात के आधार पर, मुलजिमों के बयानात के आधार पर अभी तक की हमारी विवेचना के अनुसार कोई पैसा नहीं दिया गया है। फिलहाल पुलिस एक महिला समेत 5 आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिनमें 2 संजीत के दोस्त बताए जा रहे हैं।